हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 का साइंस का 3rd चैप्टर देखेंगे, पदार्थ की संरचना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें जिनके द्वारा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थ अवयवों को अलग किया जाता है, जैसे बीनना, छानना, क्रिस्टलीय ऊर्ध्वापातन। इन विधियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इसके पदार्थ जिनके अवयव किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है वह मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों? जो भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनके अवयव भौतिक विधि द्वारा अलग किया उनको मिश्रण कहते हैं। किंतु सभी पदार्थ क्या होते हैं? मिश्रण नहीं होते। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं पदार्थ की संरचना। जो मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ को एक अन्य विधि से भी पहचाना जाता है, वह है गर्म करने पर उसकी अवस्था परिवर्तन। मतलब शुद्ध पदार्थ में अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता। यह उनमें उपस्थित अवयवों के अनुपात पर निर्भर होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। देखो दोस्तों, इसमें क्या बता रहा है? जो मिश्रण और शुद्ध पदार्थों को अलग करने की विधि को बता रहा है। सबसे पहले जो गर्म करने पर अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो अगर एक निश्चित अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और मिश्रण, जबकि मिश्रण यह ताप जो मिश्रण में रहता है वो ताप निश्चित नहीं रहता है। जो शुद्ध पदार्थ में रहता है वो एक निश्चित ताप पे ही पिघलेगा, अवस्था में परिवर्तन हो गया पिघलेगा। लेकिन जो अशुद्ध मिश्रण है उसका कोई निश्चित ताप नहीं रहता, वो कम में भी पिघल सकता है, ज़्यादा में पिघल सकता है। यह उनके उपस्थित अवयवों के अनुपात पर निर्भर करता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। फिर प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं। ये गुण तत्व की पहचान करने में सहायक होता है। तत्व 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। फिर बताया गया है दोस्तों, फिर तत्वों के कुछ गुणों के आधार पर धातु में वर्गीकृत किया गया। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। ये प्रायः ठोस होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। किंतु पारा एक ऐसा धातु है जो समान ताप पर द्रव है। अधातुएं समान तौर पर 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। और जो धातु होती है वो क्या होती है? धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और इसमें चमक पाई जाती है। ये प्रायः ठोस होती हैं। जो धातुएं होती है ठोस होती हैं, लेकिन जो अशुद्धि होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या होती हैं? अधातु विद्युत के कुचालक होती हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी, और H2O बोलते हैं उसको, H2 और O। फिर उसी प्रकार कार्बन व ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2 बनता है। फिर यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर रख दें तो पानी नहीं बनता है। जैसे हम H2O को मिला के रख दें तो वो पानी नहीं बनता है। गैसों को मिला के रख दें, पानी तभी बनता है जब उनके बीच रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जब रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी तो वो नहीं बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। हवा क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण। हवा को 200 वर्ष पहले एक तत्व माना गया था, किंतु वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि हवा तत्व नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है दोस्तों? मिश्रण है। हवा तत्व नहीं है, ना तो यौगिक है, ना तो मिश्रण है। हवा केवल मिश्रण है। फिर सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अलग पदार्थों के कण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पानी में उपस्थित सभी कण के समस्त गुण एक जैसे हों, किंतु पानी के कण एवं लोहे के कण के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। नमक की
क्रिस्टल एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ के यह कण अणु कहलाते हैं। अणु किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि अणु से मिलकर परमाणु नहीं बना रहता, परमाणु से मिलकर अणु बना रहता। अणु एक परमाणु या इससे अधिक परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 2 परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं, जैसे ये O2 हो गया। तो ऑक्सीजन की क्या है, 2 अणु मिलकर O2 बना रहे हैं। प्रत्येक अणु की एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उससे उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। फिर आगे देखते हैं ठोस अवस्था, जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि के कण एक दूसरे के निकट रहते हैं, व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए उनके कणों की गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। और ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है, इसका कारण वह आकार व आयतन उसकी निश्चित होती है, जबकि द्रव में एक दूसरे से वो कुछ दूर रहते हैं, इस कारण उसके कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। ये कण एक दूसरे के पास से गुजर कर द्रव के अंदर चारों ओर गति करते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इसके कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल रहता है। द्रवों के बीच क्या रहता है? परस्पर आकर्षण बल। जो ठोस के कण रहते हैं वो पास पास रहते हैं, वो गति नहीं कर पाते हैं, जबकि द्रव के जो कण हैं एक दूसरे से दूर रहते हैं और वो आसानी से उनको दबाया जा सकता है, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। फिर देखते हैं गैसों के कण की व्यवस्थित निश्चित नहीं होती। मतलब हमने ठोस में देखा, द्रव में देखा। जो ठोस के कण जो होते एकदम पास पास होते हैं, द्रव के कण कुछ दूरी में रहते हैं, और गैस के कणों की व्यवस्था निश्चित ही नहीं होती कि वो कहाँ पे है कहाँ पे। ठोस एवं द्रव की तुलना में इसके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं, अतः इसे आसानी से दबाया जा सकता है। गैस के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। गैस का आकार व आयतन निश्चित नहीं रहता, इसमें जिसे पात्र में रखा था उसका आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस के कण के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, मतलब उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन है, चांदी को सिल्वर बोलते हैं हम लोग, कार्बन को सीसा, ऑक्सीजन और सोना। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि ऐसी स्थिति के पहले अक्षर दीर्घ कैपिटल लेटर तथा दूसरी अक्षर लघु स्मॉल लेटर होता है, जैसे सी से शुरू होने वाला तत्व। अब कार्बन को क्या सी से डिनोट करते हैं, कैल्शियम को Ca, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO और क्रोमियम को Cr, इससे शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एल्युमिनियम को Al, आर्गन को Ar, बोरान को B, फ्लोरीन को F, हीलियम को He। फिर हम देखते हैं संकेत के द्वारा हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की हमें जानकारी मिल जाती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के बाद संख्या उसके परमाणु की संख्या लिखी जाती है। कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ अणुओं के रूप में मिलते हैं। परमाणु के रूप में तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है, और जैसे हीलियम का संकेत He, इसमें एक ही परमाणु से बना था, उसका तो He होगा। इसके पीछे पादांक में एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तत्व को अणु के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है यह तत्व एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणु से मिलकर बना था, जैसे हम क्या लिखते हैं Cl2, इसलिए क्लोरीन का एक अणु 2 परमाणु से, ये अणु हो गया और ये हो गया परमाणु, ठीक है दोस्तों। फिर वैसे ही फास्फोरस का बताया गया। फिर आगे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे इसके 2 है तो Br2 हो जाएगा। I का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे
2 हो जाएगा, सल्फर का 8 है तो यहाँ पे S8 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद सभी यौगिक अणु रूप में भी पाए जाते हैं, अतः उनके अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। हमें ज्ञात है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, जबकि यौगिक जो है निश्चित अनुपात में। उनका गुण सूत्र लिखने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि यौगिक किन किन तत्वों से बना हुआ है, उसमें इन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित। इसे पानी के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे पानी एक अणु हाइड्रोजन के और पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त से बना आता है। इसका अणु सूत्र क्या होगा? H2O। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कार्बन के और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CO2। अमोनिया एक अणु नाइट्रोजन और के एक परमाणु से हाइड्रोजन के 3 परमाणु से बना हुआ, जैसे NH3। इस टाइप का दोस्तों बता रहा है। H2O के बारे में बताया, CO2 बताया और NH3 के बारे में बताया। ऐसे दिया है दोस्तों इसमें कि सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 2 तो SO2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 1 होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? H2SO4। इसी तरह और का भी हो जाएगा, NHO3 हो जाएगा इसका, NHO3। इसी तरह बाकी सबका भी ऐसे ही बन जाएगा। तत्व या यौगिक में एक से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व का एक से अधिक परमाणु को व्यक्त करने के लिए अणु सूत्र या परमाणु के रूप में संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे यदि हम 2NH4Cl लिखते हैं तो इसमें इसका अर्थ है कि NH4Cl के 2 अणु से है, और 2O2 का अर्थ है ऑक्सीजन के 2 अणु, और 2ClCa का अर्थ है कैल्शियम के 2 परमाणु। जैसे दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2NH4Cl। इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 4 दूनी 8 हो जाएगा, Cl का 2 हो जाएगा। ये चीज़ को बताया जा रहा है। देखो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि कौन सा पदार्थ भाग लेते हैं, प्राप्त कौन से अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादकों के कितने अणु या परमाणु से बनते हैं, अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है, ये सब हमें रासायनिक अभिक्रिया से पता चलता है। जैसे ये H2O का बताया गया तो H2+O2, तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्यों बैलेंस नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे H भी 2 है, O भी 2 है, लेकिन यहाँ पे H तो 2 है लेकिन O क्या है? केवल 1 ही है। उसी तरह इसमें देखते हैं तो इसमें H4 हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 है तो ये ठीक है, ये गलत है। फिर इसी तरह 2H2O देखते हैं तो यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो होता है, यहाँ पे भी, मतलब ये ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये जॉन डाल्टन है, इसका जन्म 1766 में इंग्लैंड एक गरीब परिवार में हुआ। अपनी शिक्षा गांव में एक शाला में उनकी जीवनी के बारे में बताया गया कि वह 7 साल पश्चात वो शाला के प्राचार्य बने। वो विद्यालय में गणित, भौतिक, रसायन का अध्ययन करने मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने कुछ समय बाद इस पद में त्यागपत्र दे दिया और अध्यापन के कार्य के कारण वैज्ञानिक शोधकर्ता में बाधा उत्पन्न होती थी। सन 808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। तत्वों के सबसे छोटे कणों को परमाणु नाम प्रदान करने वाले रासायनिकों में वह अग्रस्त है। डाल्टन ने सुझाव प्रस्तुत किया कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान व्यवहार करते हैं। उन्हें परमाणु की कल्पवृक्ष अति सूक्ष्म कठोर ठोस कणों के रूप में है। डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणु को किसी संकेत अथवा प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव प्रस्तुत किया। डाल्टन की मृत्यु 1844 में हो गई। और फिर देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले पदार्थ जिसके अवयव को किसी भौतिक अवस्था द्वारा अलग किया जा सकता है उसको मिश्रण कहते हैं।
वे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही अवयव पाए जाते हैं तत्व कहलाते हैं। दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात होंगे तो वो यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में रहेंगे तो मिश्रण। फिर किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु अथवा अणु कहते हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होते हैं, जबकि द्रव में ये नहीं होता। गैस में तो बहुत दूर दूर रहते हैं। तत्व और यौगिक के संकेत एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। एक या एक से अधिक पदार्थ की क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया के संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन दर्शाना किसी भी अभिक्रिया में परमाणु का न होना उत्पन्न किए जा सकते हैं या नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।